हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के पॉइंट्स है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो राजपूत हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, उसका प्रमुख राजवंश जैसे कि गुर्जर प्रतिहार डिस्कस करेंगे। फिर पाल राजवंश में क्या था, चहमान वंश क्या है, चंदेल वंश क्या है, परमार वंश क्या है, गढ़वाल वंश क्या है, कलचुरी चेदी वंश क्या है, राजपूत समाज एवं संस्कृति, शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन, भाषा एवं साहित्य, कला तथा स्थापत्य, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको इसको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका कौन सा, तो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी, कब की थी, तो 725 ईस्वी में की थी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश की स्थापना किसने किया है, तो नागभट्ट ने किया है। कब किया है, तो 725 ईस्वी में की थी। उसने राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हैं। जो आपके नागभट्ट है, उनका कहना है कि श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हैं। अपने वंश को सूर्य वंश की शाखा सिद्ध किया और गुर्जर प्रतिहार सूर्य वंश का होना सिद्ध करते हैं तथा गुर्जर प्रतिहारों के शिलालेखों पर अंकित सूर्य देव की कलाकृतियां भी इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। जैसे कि फर्स्ट इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक राजस्थान गुजरात गुर्जरता के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अब देखिए इसकी राजधानी कन्नौज है, भाषाएं संस्कृत प्राकृत है। ठीक है, यहाँ प्राकृत गलत लिखा गया है। उसके बाद धर्म जो है हिंदुत्व है, शासन कैसा है, तो राजतंत्र है। ऐतिहासिक युग है, ठीक है, जो ऐतिहासिक युग है उसमें मध्यकालीन भारत, और स्थापित कब किया गया था, तो 6वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था। अगला है आपका पाल साम्राज्य यानी पाल वंश। ठीक है, पाल राजवंश दूसरा आपका टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो आपका पाल राजवंश है, इसका पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, जो कि आपका 750 से 1174 ईस्वी तक चला है। ठीक, पाल राजवंश को गुप्त राजवंश भी कहा जाता है। पाल राजवंश ने भारत को पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत ही बढ़ावा मिला है। जो आपका पाल राजवंश है, इसमें वास्तुकला का बहुत ही महत्व दिया गया है और पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला है। आप देख सकते हो इसमें वास्तुकला बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला है। जो पाल राजा थे वो हिंदू थे, परंतु वे बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। जो पाल राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला और पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट यही है कि जो आपका पाल राजवंश है वो 750 से 1174 ईस्वी तक चला था और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था वो वास्तुकला पर और इसमें बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, वो हिंदू थे लेकिन फिर भी वो बौद्ध धर्म को बहुत ही मानते थे और बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए वो बहुत से कार्य किए जो इतिहास में अंकित है। ठीक है, पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ने के लिए शिव मंदिरों का निर्माण कराया और शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। तो मेन पॉइंट यही है कि जो पाल राजवंश थे ये बौद्ध धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे, उसके बढ़ावा के लिए उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए। ठीक है, और जो हिंदू थे तो हिंदू धर्म थे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया प्लस विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया था। अगला जो है आपको चौहान वंश, जिसको चहमान वंश भी बोला जाता है। ठीक है, चौहान वंश अथवा चहमान वंश एक भारतीय राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। उनके द्वारा शासित क्षेत्र जो अस्पाद लक्ष्य कहलाता था। ठीक है, तो ये इसमें मेन पॉइंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि चौहान वंश क्या है, तो चौहान वंश अथवा चाहमान वंश एक भारतीय राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्र सपाद लक्ष्य कहलाता था। अगला आपका है चंदेल वंश। ठीक है,
तो चंदेल वंश भारत का प्रसिद्ध राजवंश हुआ जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर राज किया। चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड इतिहास में विशेष योगदान रहा। उन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक बुंदेलखंड पर शासन किया। चंदेल शासक ने न केवल महान विजेता तथा सफल शासक थे, अपितु कला के प्रसार तथा संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। चंदेलों का शासनकाल आमतौर पर बुंदेलखंड के शांति और समृद्धि के काल के रूप में याद किया जाता है। चंदेलकालीन स्थापत्य काल ने समूचे विश्व को प्रभावित किया। उस दौरान वास्तुकला तथा मूर्तिकला अपने उत्कर्ष पर थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खजुराहो के मंदिर इस वंश का प्रथम राजा ननुकदेव भट्ट था। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये बुंदेलखंड की शांति के लिए ज्यादा काम किया करते थे। ठीक है, और इसमें इस वंश का प्रथम जो आपका खजुराहो के मंदिर इस वंश का प्रथम राजा ननुकदेव भट्ट था। ठीक है, अब देखिए अगला आपका जो है वो है आपका परमार वंश या पवार। ठीक, तो परमार या पवार मध्यकालीन भारत का एक अग्नि वंशी क्षत्रिय राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत और सिंधु के निकट अमरकोट आदि राज्यों तक था। लगभग संपूर्ण पश्चिमी भारत क्षेत्र में परमार वंश का साम्राज्य था। ये 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये शासन करते रहे परमार वंश। अगला आपका पॉइंट है गहड़। ठीक, गहड़वाल या गाहड़वाल ऐसे भी होता है। तो सूर्य प्रताप सिंह कंजौली, उपरहार, मेजा, प्रयागराज भारतीय उपमहाद्वीप की एक शक्ति थी जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। किसने? तो गहड़वाल ने, सूर्य प्रताप सिंह। ठीक, उनकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी और एक संक्षिप्त अवधि के लिए उन्होंने कान्यकुब्ज यानी आधुनिक कन्नौज पर भी शासन किया। गहड़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि काशी नरेश किसको जाना जाता है, तो गहड़वाल के शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्वी सीमा के निकट था। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है आपका कलचुरी चेदी वंश। तो देखिए ये क्या है, तो कलचुरी प्राचीन भारत का विख्यात त्रिकुटा आभीर राजवंश था। इस वंश की शुरुआत आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी। जो आपका कलचुरी चेदी वंश है इसकी शुरुआत किसने किया है, तो आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी। कलचुरी नाम से भारत में 2 राजवंश थे, एक मध्य एवं दूसरी पश्चिमी भारत में, जिसे चेदी, जैसे अभी मैंने बोला चेदी या हैहा या उत्तरी कलचुरी कहते थे। दूसरा दक्षिणी कलचुरी जिसने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया है। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट यही है आपका कलचुरी चेदी राजवंश में कि जो इसकी शुरुआत की वो आभीर राजा ईश्वर सेन ने की थी। ठीक है, इसके 2 राजवंश थे, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत में, जिसे चेदी है या उत्तरी कलचुरी कहते हैं, और दूसरा दक्षिणी कलचुरी जिसमें वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया था। अगला आपका पॉइंट है कि राजपूत कालीन समाज एवं संस्कृति, मतलब राजपूतों की जो समाज व संस्कृति कैसी थी। तो राजपूत युग में समाज उप वर्गों में बांटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। लुहार, सुनार और चर्मकार आदि के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे। इस युग में नवीन जाति का उदय हुआ जिसे कायस्थ कहा जाता था और स्वभावतः लिपिक थे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि जो राजपूत थे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, तो ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो राजपूत युग में वंशानुगत राजतंत्र शासन पद्धति थी। राजा की स्थिति सर्वोपरि थी। न्याय तथा सेना सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और राजा की सम्मान परक, मतलब राजा को उपाधियां दी जाती थी। परम भटारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां दी जाती थी। तो वहाँ की ऐसी शासन व्यवस्था थी, राजा को इसमें महत्व दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए राजपूतों की आर्थिक जीवन कैसी थी ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो राजपूत काल, ठीक है, राजपूत काल में कृषि जनता की जीविका का मुख्य साधन था। इस समय तक कृषि का पूर्ण विकास हो चुका था और विभिन्न प्रकार के अन्नों का उत्पादन होता था। तो जो आपका राजपूतों का आर्थिक जीवन थी वो कैसी थी, तो कृषि पे ये ज़्यादा मतलब डिपेंड थे, यही इनका मुख्य साधन था। अगला आपका पॉइंट है कि
राजपूतों की भाषा कैसे थी? तो राजपूतों की मूल भाषा प्राकृत थी, ठीक है, जो कि थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ क्षेत्रीय भाषाओं से अलग था। राजपूत अवधि के दौरान स्वदेशी साहित्य ने काफ़ी प्रगति की थी। यह सत्य है कि राजपूत काल में ही सभी हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली की तरह अनेक भारत की आधुनिक स्थानीय भाषाओं का विकास किया गया। अब देखिए राजपूतों में कला साहित्य कैसा था? तो राजपूत राज्यों में कला, आर्ट इन द राजपूत स्टेटस। राजपूत राजा महान निर्माता थे। उन्होंने अनेक मंदिर, किले, बांध, जलाशय और स्नानागार बनवाए थे। वास्तुकला की अनेक शैलियों का विकास हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गुर्जर प्रतिहार क्या है, पाल राजवंश क्या है, चहमान वंश या चौहान वंश क्या है, चंदेल वंश क्या है, परमार वंश क्या है, गढ़वाल वंश क्या है, पलचूरी चेदी वंश क्या है, राजपूत कालीन समाज क्या है, शासन व्यवस्था, आर्थिक जीवन कैसी थी इनकी, भाषा एवं साहित्य, कला एवं स्थापत्य कैसा था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो आप अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।